नमस्कार। लेखे मंजूषा समूह पटना आज अपनी 5वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन 5 वर्ष पहले समूह की स्थापना हुई थी और विधिवत साहित्य सृजन की एक सरिता का प्रारंभ हुआ था। तब तत्कालीन सदस्यों को आभास नहीं था कि ये समूह कितना चलेगा, कितने महीने चलेगा, कितने वर्ष चलेगा। परंतु कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर हम सफर जुड़ते रहे और कारवां बनता रहा। विभा रानी श्रीवास्तव अकेले ही चली थी जानिबे मंजिल मगर पटना के लोगों का और बाद में अस्थानीय लोगों का, अनेक लोगों का, विश्व स्तर के लोगों का कारवां जुड़ता रहा और हम सफर जुड़ते रहे और कारवां बढ़ता रहा। और आज गौरवशाली दिन कि हमने 5 वर्ष पूरे किए हैं। ये समारोह पटना में बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है 1 तारीख से, और वहां पर मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध लघुकथाकार बलराम अग्रवाल जी मौजूद हैं, सपत्नीक। उनका अभिनंदन, प्रणाम, और सभी सदस्यों का अभिनंदन, सभी सदस्यों को बधाई। आप ही के कारण ये समूह चल रहा है और इतनी प्रगति कर रहा है। यूं देखा जाए तो इतिहास के कालखंड में 5 वर्ष क्या, कुछ भी नहीं। और यूं देखा जाए तो साहित्य सृजन में वर्तमान समय में, जबकि जमाना नेट का है, जमाना कंप्यूटर का है, जमाना फिल्मों का है, जमाना वेब सीरीज का है, जमाना टीवी का है, जमाना T20 का है, उस जमाने में 5 वर्षों का सफर साहित्य का सृजन करते हुए बहुत मायने रखता है। और क्यों ना रखे। यह सफर इस 5 वर्ष के कालखंड में कितनी समस्याओं से निकला है। कोरोना भी है, बहुत कुछ है। हमने सुख और दुख दोनों को देखते हुए, निकालते हुए यह समय निकाला है। आज इस शुभ दिन के साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज विश्व हाइकू दिवस है। साहित्य के जो रचयिता है वो सब जानते हैं कि हाइकू क्या है, क्या विधा है और इसकी क्या महत्ता है। हाइकू मूल रूप से जापान की कविता है और इसका हिंदी में आजकल इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और छोटी कविता है। इसका जो हिंदी का स्वरूप है वो 5-7-5 अर्थात 5 वर्ण, फिर 7 वर्ण और फिर 5 वर्ण मिला करके एक कविता को रचा जाता है। और इस हाइकू का जो मूल स्वरूप था वो कविता का था, परंतु अब हम इसको शुद्ध रूप से हाइकू ही कहते हैं। अब जो हमारे पास हाइकू का स्वरूप है, जो आदरणीय सत्यभूषण वर्मा जी ने स्थापित किया है, उसके अनुसार हाइकू एक पृथक साहित्य रचना है, काव्य नहीं है, कविता नहीं है, और वह एक विशुद्ध रूप से साहित्य रचना है। हाइकू 5-7-5, जिसे आजकल हम कहते हैं 5 और 12 या 12 और 5, यानी 2 भाग में यह बनता है। आज विश्व हाइकू दिवस भी है। आपको उसकी भी अशेष बधाइयां, अनेक बधाइयां आपको। मैं अपने इस उद्बोधन को 2 भागों में विभक्त करूंगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा विश्व हाइकू दिवस के बारे में, और फिर मेरा एक छोटा सा उद्बोधन रहेगा लेखे मंजूषा समूह और मैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विश्व हाइकू दिवस। मैंने इस उद्बोधन का शीर्षक रखा है हाइकू की राह डटे रहिए। लेखे मंजूषा समूह में अभी हाइकू को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। कुछ सदस्यों में है, अनेक में नहीं है। और अभी भी बहुत इसको लेकर के खींचातान रहती है कि नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, हम क्यों लिखें, हमसे ये नहीं लिखा जाता, इस विधा को कैसे लिखा जाए, इस बारे में। यद्यपि सभी के प्रयास रहते हैं और विभा दीदी पहले से ही हाइकू में स्थापित हैं, यद्यपि स्वयं को वे शिक्षार्थी ही मानती हैं, परंतु वे विधा में स्थापित है निश्चित रूप से। मैं बात करूंगा सबसे पहले विश्व हाइकू दिवस की। विश्व हाइकू दिवस आज क्यों है? क्योंकि भारत में हाइकू को लाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा का जन्मदिन हुआ करता है। उनका जन्म आज ही के दिन 1932 में
रावलपिंडी में हुआ था, तब वो भारत का भाग था। और 2005 में 13 जनवरी के दिन दिल्ली में वे हमसे विदा ले गए। डॉक्टर वर्मा का हाइकू में जो योगदान है भारतवर्ष में, वह अतुलनीय है। हम जो आज हाइकू का स्वरूप जानते हैं और हाइकू में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, यह मूल रूप से डॉक्टर वर्मा के कारण है। वे जापान में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जापानी भाषा के उद्भट विद्वान थे और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर थे जापानी भाषा के। उनके डॉक्टर वर्मा के पहले जो जापानी साहित्य हम पढ़ते थे, वो 2 बार अनुवाद होता था, जापानी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में। डॉक्टर वर्मा सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रूपांतर सीधे सीधे जापानी से हिंदी में करना प्रारंभ किया और हमें हाइकू सर्वप्रथम जापानी भाषा से सीधे ही हिंदी भाषा में प्राप्त होने लगे। 1978 में डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने हाइकू क्लब की स्थापना की। हाइकू सृजन को उन्होंने एक आंदोलन का स्वरूप दिया और जापान की सरकार ने उनके इस कदम को बहुत सराहा और उनकी बहुत प्रशंसा की। तत्पश्चात वे बार बार जापान आते जाते रहे, जापान सरकार उन्हें बुलाती रही और सदैव उनका जुड़ाव जापान और भारत दोनों से रहा। 1996 में जापान सरकार ने उन्हें द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड रोज विथ रोसेट, ये उनको इनाम दिया गया था, खिताब दिया गया था। 2002 में मासाओका शिकी अंतर्राष्ट्रीय हाइकू पुरस्कार उन्हें दिया गया था। मात्सुआ बाशो मूल रूप से हाइकू के जन्मदाता माने जाते हैं जापान में, जिन्होंने इस विधा का प्रारंभ किया था। उनके हाइकू जो थे उनको हिंदी में सीधे सीधे रूपांतर करके प्रथम बार हमें डॉक्टर वर्मा ने हमें ज्ञान दिया उसके बारे में, और हम पहली बार परिचित हुए कि विधा क्या है, कैसे है। आज बड़ी श्रद्धापूर्वक हम उन्हें स्मरण करते हैं। हाइकू विधा जो वर्तमान में लेख्य मंजूषा समूह में हम लोग पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में हमें ज्ञान होता है, वह अब हमारे पास जिस स्वरूप में मौजूद है, इसका मूल ये होता है कि 5-7-5 तो है ही, यानी पहले पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरे में 7 और तीसरे में 5। लेकिन हमें इन 5-7-5 में अर्थात कुल 17 वर्ण है। हमारी रचना कुल 17 वर्ण में ही हमें कहनी है। हृदय की भावना 17 वर्णों में प्रकट करनी है। सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है वह है कि ये एक अनुभव आधारित रचना होनी चाहिए। आप कोई कल्पनाशील रचना नहीं लिख सकते। आपको कोई अनुभव हुआ है, आपने कोई अनुभव किया है, आपने कोई अनुभव देखा है, आपने कोई अनुभव महसूस किया है अपनी इंद्रियों द्वारा। अपनी इंद्रियों से उसको अनुभव को आप यदि देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हुए, उस अनुभव को 5-7-5 में लिखना ही हाइकू है। यही एक हाइकू का मूल रूप से सिद्धांत है। अतुकांत होना चाहिए। हाइकू को कोई कविता की तरह तुक मिलाना आवश्यक नहीं है, यह अतुकांत होनी चाहिए। अनुभव का क्षण होना आवश्यक है। और इसको 2 बिंब हम लिखते हैं हमेशा। आप 5 वर्ण में एक बिंब कर सकते हैं, 12 में दूसरा कर सकते हैं, तो वो 12-5 भी हो सकता है, 5-12 भी हो सकता है। अर्थात शुरू की 2 पंक्तियों में आप एक बिंब करें और अंतिम पंक्ति में एक बिंब करें, अथवा शुरू की एक पंक्ति में एक बिंब करें, अंतिम सेकंड दूसरी और तीसरी में आप दूसरा बिंब करें। हमारे समूह में बिंब को लेकर बड़ी एक समस्या रहती है। कुछ सदस्य कहते हैं बिंब क्या है? बिंब का शाब्दिक अर्थ है इमेज, और बिंब का जो स्वरूप डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने हमें समझाया, डॉक्टर जगदीश व्योम ने समझाया, तुषार भाटिया जी ने समझाया, कमलेश जी ने समझाया और विभा दीदी ने समझाया, वह यह है कि इंद्रियों के द्वारा लिखी गई पंक्ति का, आप पुनः इसको देखिएगा कि आपने जो पंक्ति लिखी है उसको आपने इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया उसकी एक इमेज बनाना, यह बिंब है। उसका एक बिंब बनाना, उसकी एक छवि बना देना, यह बिंब है। दृश्य और बिंब मिलते जुलते शब्द हैं, परंतु दोनों का अंतर समझिएगा। दृश्य वो है जो आंखों ने देखा, बिंब वो है जो इंद्रियों द्वारा अनुभूत है। आवश्यक नहीं है आंखों ने देखा हो। आपको यदि कोई खुशबू भी आई है, आपकी आंखें बंद हो सकती हैं। यदि वर्षा में पहले पड़े छींटे की मिट्टी की खुशबू आपको आई है, तो वह एक बिंब है।
तो दो बिंब बनाने हैं, दोनों बिंब पृथक होने चाहिए, एक 5 वर्ण में बने और एक 12 में बने। देखिए इसको समझिएगा बात को। इसी को लेकर के हमारे समूह में थोड़ा सा खींचातान होती है। सदस्य कहते हैं हम नहीं लिखेंगे, कोई रूठ जाता है कि नहीं हमें नहीं लिखना। और हमारे समूह की बात नहीं है, फेसबुक में भी जिस पृष्ठ पे हम जाते हैं वहाँ अनेक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बस अब आज के बाद हम कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पहले इस हाइकू को समझे नहीं थे। तो हम लोग एक विशेष इसको बिंब के बारे में न सोच करके हम सीधे लिखना शुरू कर देते थे। तो जो हमें 5-7-5 में नजर आया, जो हमें 5-7-5 में कोई 3 पंक्तियां उपजी, हम उठा करके उसको छाप देते थे, उसको हाइकू मान लेते थे। विभा दीदी कहती थी मशीन गन चलाते थे। अब जो हाइकू का हमारे पास स्पष्ट बिंब मौजूद है, जिसमें बारे में आप देखिए सिद्धेश्वर जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप बहुत मूर्धन्य साहित्यकार हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। मैं बहुत अदना सा आदमी हूं, मुझे बोलना बुरा लग रहा है, जबकि वो मौजूद है यहाँ पर। ये लोग जो हैं, इन लोगों ने इस चीज को स्थापित किया हमारे सामने कि 5-7-5 इसको इस प्रकार स्थापित किया जाए, दो पृथक बिंब हों और उन बिंबों में वो बात आए जो आपने अनुभूत की हो, जो आपने देखी हो। कोई कल्पनाशीलता या कोई मुहावरा या कोई तुलनात्मक बात के आधार पर आप उसको नहीं लिख सकते हैं। आपने वो चीज देखी, जो महसूस की, और आपके हृदय में उस चीज का बड़ा अनुभव हुआ, और आपका जो भावना है उसका अतिरेक आपने महसूस किया। भावना का अतिरेक होना आवश्यक है। ये रचना के एक कोई भी सृजन आप करते हैं, हाइकू की बात नहीं है, कहानी भी कुछ भी आप लिखते हैं, सबसे पहले भावना। प्रियंका जी आई है मेरे सामने। प्रियंका जी बिंब को लेके बहुत लड़ी हम लोगों से, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं स्वयं ये। तो बिंब मैंने समझाने का कुछ प्रयास किया है, मुझे लगता है अवश्य स्पष्ट हुआ होगा, और अब मैं उदाहरण दूंगा उससे और स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि दो बिंब अलग अलग होने चाहिए। अब हाइकू मूल रूप से बाशो ने जो हाइकू लिखे थे और सत्यभूषण वर्मा जी ने कहा था, उसमें ऋतु का संदर्भ होना आवश्यक है। यथासंभव एक ऋतु का संदर्भ उसमें होना चाहिए मूल रूप से। यदि हम ऋतु के संदर्भ में नहीं लिखते हैं और हम कुछ अलग बात लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, वो फिर हाइकू से कुछ सिनेरियो में बदल जाता है, वो एक अलग विधा हो जाती है। आज हम हाइकू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं इसका बहुत अदना छोटा सा बेकार सा विद्यार्थी हूं। मैं भी इस विधा में धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि विश्व हाइकू दिवस है और मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसका मैं आपके सामने प्रस्तुति देना चाहता था। एक नियम इसका हम और पालन करेंगे सदैव हाइकू लिखते समय, वो है कि कारण और परिणाम, एक बिंब दूसरे बिंब का कारण या परिणाम नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं लिख सकते कि पहले बिंब में तो आप कह रहे हैं कि सर्दी पड़ी और दूसरे बिंब में आप कह रहे हैं मुझे जुकाम हो गया। ये दो बिंब हो गए, बाहर सर्दी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, पहला बिंब हो गया, और आप कह रहे हैं मुझे जुकाम हो गया, दूसरा बिंब हो गया, आप खुश हो गए। लेकिन ये बिंब कारण परिणाम के हिसाब से नहीं होने चाहिए। अब आप कहेंगे हो तो रहा है, अनुभव तो हो रहा है मुझे, तो मुझे क्या लिखना है? तो आपको यह लिखना है कि जो बाहर शीत पड़ रही है उसका आपको कोई दूसरा बिंब बनाना है जिसका अर्थ शीत निकलता हो। आप बात को समझिएगा। आपको कोई ऐसा बिंब बनाना है कि आप रातें छोटी होने लगी, जैसे अब सर्दी के जो मूल रूप से होते हैं, गर्म कपड़े की दुकान, और उसके बाद कहते हैं मुझे जुकाम हो रहा है। ये देखिए दो बिंब बन गए। गर्म कपड़े की दुकान खुली अर्थात बाहर कुछ ना कुछ गर्म कपड़े बिक रहे हैं, मतलब सर्दी आ गई है, और अब आप कह रहे हैं मुझे जुकाम हुआ, तो ये दो बिंब अलग अलग बने। बात वही है जो आप कहना चाहते हैं, परंतु कारण परिणाम नहीं है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि कारण परिणाम का पता कैसे चलता है। बहुत आसान है, किसी एक बिंब को लिख करके क्यों बोल दीजिए, मुझे जुकाम हो रहा है क्यों। यदि उसका उत्तर पहले बिंब में आ रहा है, सर्दी पड़ रही है, तो आपका हाइकू गलत हो गया। क्यों का उत्तर आपके दूसरे एक बिंब का क्यों का उत्तर दूसरे बिंब में नहीं आना चाहिए। तो ये कारण परिणाम मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैं स्वयं विद्यार्थी हूं, मैंने मुश्किल से कोई 10-15-20 हाइकू लिखे हैं, और जिसमें भी विभा दीदी के और तुषार जी के द्वारा मेरी पिटाई होती रहती है। अक्सर मैं सही नहीं लिख पाता, चौथे पांचवें सुधार के बाद वो हाइकू सही बन पाता है। मैंने इस विधा में नेहा सुनीता जी के हाइकू पढ़े हैं, ऋतु कुशवाहा जी के हाइकू पढ़े हैं, जगदीश व्योम जी के पढ़े हैं, कमलेश जी के पढ़े हैं, विभा रानी के पढ़े हैं, तुषार जी और विभा जी के हाइकू, संजय सनन के हाइकू। ये हाइकू रचयिता जो है इनके हाइकू मूल जो परिभाषा है उसके आधार पर बहुत समीचीन और अच्छे होते हैं। यद्यपि विभा दीदी प्रयासरत हैं, वे स्वयं कहेंगी कि तुमने मेरा नाम क्यों जोड़ा उन लोगों में, परंतु वे अच्छा लिख लेती हैं, बहुत अच्छे लिख लेती हैं हाइकू वे। मैं आपके सामने सबसे पहले तो मूर्धन्य लोगों के उदाहरण आपके सामने दूंगा।
तुषार गांधी जी जो हाइकू के बड़े अच्छे रचनाकार हैं, उनके कुछ हाइकू आपके सामने, आपको समझ में आएगा। बिंब, घर वापसी, उसके बदन का समुद्री स्वाद। अगर आप ये कहते हैं कि साहब एक आदमी विदेश में रहता है या वो समुद्र पार करके यहां पर भारत में आया है, तो ये कारण परिणाम होता। आप देखिए, घर वापसी पहला बिंब, दूसरा बिंब उसके बदन का समुद्री स्वाद। दोनों बिंब अनुभूत हैं इंद्रियों से। घर वापसी को देखा गया है और समुद्री स्वाद को चखा गया है जिह्वा से। तो घर वापसी, उसके बदन का समुद्री स्वाद। दूसरा हाइकू देखें, कीचड़ भरे बच्चे का हस्तछाप, मातृ दिवस। अब ये पहला बिंब, इसमें देखिए 5 और 7 में 12 में पहला बिंब बन गया। कीचड़ भरे बच्चे का हस्तछाप, मातृ दिवस। तीसरा, जब एक बार ये माहौल हुआ था कि नेट बंद हो जाएगा या संचार के सारे साधन बंद होने वाले हैं कोरोना काल में, उन्होंने लिखा संचार बंदी। और दूसरा उनका बिंब है, 3 पीढ़ियां खेलें 3-2-5। 3-2-5 ताश का गेम होता है। एक दादा, एक पोता और एक बच्चा बैठ के 3-2-5 खेल रहे हैं, ये एक बिंब हुआ। और वो हो रहा है, क्यों हो रहा है? घर में फ्री बैठे इसलिए हो रहा है। और संचार बंदी हो गई है, अर्थात वो नेट पर और कंप्यूटर पर नहीं जा पा रहे हैं। तो मूल रूप से कारण परिणाम नहीं हुआ, पर उन्होंने दोनों बिंब आपके सामने प्रस्तुत किए। संचार बंदी अगर हो जाएगी, नेट बंद हो जाएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, तो होगा क्या? दादा, बेटा और पोता तीनों बैठ के 3-2-5 खेलेंगे। संचार बंदी, 3 पीढ़ियां खेले 3-2-5। मैं चलूं जहां तितली चली जाए, अनंत राह। कवि की आप उनकी कल्पना देखिए, तुषार जी कितना सुंदर उन्होंने कल्पना की है। मैं चलूं जहां तितली चली जाए, अनंत राह। हमारे बीच ये 2 गज की दूरी। अब आप क्या सोच रहे हैं? हमारे बीच ये 2 गज की दूरी, बड़ा आसान है। कोरोना काल नहीं, हमारे बीच ये 2 गज की दूरी, पहला प्यार। देखिए कितनी सुंदर उन्होंने कल्पना से इसको जोड़ के और इस चीज को प्रस्तुत किया है। 2 गज की दूरी यदि आप किसी से निभाते हैं तो आप क्या चाहते हैं? आपकी बीमारी उसे ना लगे, उसकी बीमारी आपको ना लगे, आप भला चाह रहे हैं। पहला प्यार, हमारे बीच ये 2 गज की दूरी, पहला प्यार। हम कहते हैं प्यार में दूरी नहीं होती, पर यहां 2 गज की दूरी अगर अपन रखते हैं तो प्यार ही तो कर रहे हैं। हमारे बीच ये 2 गज की दूरी, पहला प्यार। अब देखिए इसमें पहले 2 लाइन, पहले 2 पंक्ति में जो है एक बिंब बना है, हमारे बीच ये 2 गज की दूरी, और दूसरी पंक्ति पहला प्यार, ये दूसरा बिंब हुआ है। मैं कुछ हाइकू आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये आपके सामने मैं पहले पढ़ देता हूं, फिर आपको बताऊंगा किसके लिखे हुए हैं, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। सूर्य की छाया, स्मृति जल में दृश्य, आंखों में आंसू। सूर्य की छाया, स्मृति जल में दृश्य, आंखों में आंसू। दूसरा देखिए, बहुत अच्छे बिंब लगेंगे आपको। स्त्री के हाथों में हारिल की लकड़ी, फौजी की चिट्ठी। स्त्री के हाथों में हारिल की लकड़ी, फौजी की चिट्ठी। अगला हाइकू, बैले नर्तन, फव्वारे में उछाले, कंधे से सिक्का। कंधे से सिक्का हवा में उछलता है फव्वारे में, बैले नर्तन। युद्ध की डुग्गी, मित्र को दे रहा है तोते का जोड़ा। और अंतिम मेरा बहुत पसंदीदा हाइकू, अब आपको नाम बताना पड़ेगा। ये विभा रानी श्रीवास्तव के लिखे हुए हाइकू पढ़ रहा हूं मैं। इस हाइकू में भी लिखती हैं, पहरोपा में कुमकुम का छापा, अमृतोत्सव। क्यों? क्योंकि सिवान के पास उनका गांव है और वहां पर वो चावल की खेती में स्वयं हिस्सा ले चुकी हैं, नंगे पांव खेतों में जाकर के, घुटने घुटने तक पानी में। तो वहां पर वो बताती है कि जब पहली बार प्रतिरोपण करते हैं, यानी कि एक चावल की रोप उठा के दूसरी जगह लगाते हैं, चावल की जो पहली रोप होती है उसको कहते हैं पहरोपा। उसको जब प्रत्यारोपण करते हैं तो गांव में जब पहली बार वो किया जाता है तो उसका उत्सव मनाया जाता है, उस पर कुमकुम के छींटे दिए जाते हैं। तो कहती है, पहरोपा में कुमकुम का छापा, अमृतोत्सव। ये विभा रानी श्रीवास्तव के हाइकू मैंने आपके सामने, अनंत उनके पास उनके बहुत हाइकू हैं। तुषार जी के बहुत हाइकू हैं, जगदीश व्योम, डॉक्टर जगदीश व्योम के बहुत हाइकू हैं, कमलेश जी के बहुत हाइकू हैं, सिद्धेश्वर जी ने बहुत अच्छा लिखा है। कई लोग बहुत अच्छे लिखते हैं, उनको आप पढ़िएगा और फिर आपके समझ में बिंब वाली बात आएगी। और मैं फिर आपके सामने कहना चाहता हूं, बादशाह ने कहा था कि जो व्यक्ति जीवन में एक हाइकू लिख लेता है, समझो उसने बहुत साधना की है। अगर वो बहुत साधना कर लेता है, बहुत जबरदस्त, तो 5 लिख लेगा। और यदि उसने 10 लिख लिए सही हाइकू परिभाषा के हिसाब से, तो वो बहुत बड़ा साहित्यकार है। तो यदि आप कम लिख पा रहे हैं, गुणवत्ता आपकी अच्छी आ रही है, तो कतई अफसोस ना करें।
मैंने बहुत बड़े बड़े लेखक देखे हैं जो जिनकी अभी तक पुस्तकें नहीं छपी है, वो कहते हैं हमारे पुस्तक छपने जितना हाइकू अभी तक बने ही नहीं। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रयास लगातार करते रहें, बिंब बनाते रहें, लिखते रहें। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा आलोचना होगी, जितना ज़्यादा कुटाई होगी बड़े लोगों के हाथों, उतना साहित्य निखरेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई रचना अपनी लिखूं और एक रचना निर्णायक आकर के उसको बहुत बुरी तरह से उसकी मजम्मत करे, उसको बुरा बोले, क्योंकि मुझे तुरंत मालूम पड़ता है कि अब मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। तो आप लिखेंगे, डालेंगे, तो लोग उसकी बुराई करेंगे, उसमें गलती निकालेंगे, परंतु यकीन कीजिए कि इसी तरह करते करते एक हाइकू ऐसा बनेगा जो निर्विवाद हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग प्रयास करते रहें। मेरे कुछ हाइकू जो बहुत अदना प्रयास है मैं आपके सामने कर रहा हूं। जाड़े की वर्षा, श्रमी फटे वस्त्रों में भी काम पर। जाड़े की वर्षा है, लेकिन श्रमी जो बेचारे, उनकी मजबूरी है, फटे वस्त्रों में भी उनको काम पे जाना पड़ता है। जाड़े की वर्षा, श्रमी फटे वस्त्रों में भी काम पर। निरभ्र व्योम, ऋण की कतार में खड़ा किसान। क्योंकि बादल नहीं है, मैं लिखता यदि अकाल का काल, तो लोग कहते सब कारण परिणाम हो गया। निरभ्र व्योम, पहला बिंब मैंने बनाया कि व्योम में एक भी मेघ नहीं है। निरभ्र व्योम, ऋण की कतार में खड़ा किसान। वृद्धाश्रम से सिसकी की आवाज, मातृ दिवस। ढोल की थाप, बगिया में खिला है पलाश पुष्प। ये वसंत के आगमन का है, होली के आगमन का है। सरसों पुष्प, पत्नी ने ऊनी वस्त्र बक्से में रखे। सरसों पुष्प मतलब बसंत ऋतु का एक आपको आभास कराया गया, और पत्नी ने ऊनी वस्त्र बक्से में रखे क्योंकि अब उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सर्दी चली गई। टेसू के फूल, मां गांव जाने हेतु सामान बांधे। पर्स में फोटो, रेडियो के गीत से नैना छलके। पर्स में फोटो, रेडियो के गीत से नैना छलके। और ये मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैंने लिखा था, विभा दीदी को अच्छा लगा था। पापा की फोटो, भीगे फ्रेम को साफ करती है मां। ये मेरे हाइकू मैंने आपके सामने कुछ किए। मैं अभी तक इसका छोटा विद्यार्थी हूं, अदना विद्यार्थी हूं। इनको आप आदर्श न माने। वो जो पहले बताए थे तुषार गांधी वाले और विभा रानी श्रीवास्तव वाले, उनको आदर्श मान के आप लिखना, अपना इसको शौक को आगे बढ़ाएं। ऋतु का संदर्भ मैंने आपको बताया ही था, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर तुषार जी ये कहते हैं कि आपके जो 12 वाला बिंब है, उसकी जो आपकी 2 पंक्तियां हैं वो एक लगातार होनी चाहिए। आप 3 पृथक पंक्तियां ना लिखें। 12 वाला बिंब में आपकी जो 2 पंक्तियां हैं वो एक लगातार ही होनी चाहिए। ये और थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और फिर आप जो जो लिखेंगे और जो गलतियां निकालती चली जाएंगे लोग बाग, आपको उसका ज्ञान होता रहेगा कि हाँ मैंने इसको सही लिखा। तो आपको एक विश्व हाइकू दिवस पर मैंने कुछ हाइकू आपको बड़े बड़े लोगों के सुनाए, कुछ मैंने अपना प्रयास के बारे में आपको बताया। तो विश्व हाइकू दिवस आज है। हमेशा स्मरण कीजिएगा कि 4 दिसंबर को हुआ करता है। हम बड़े बड़े दिवस याद रखते हैं, ये इसको भी याद रखिएगा, साहित्य के लोग हैं अपन, साहित्य के बारे में जानते हैं। और क्यों है कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा का आज उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन होता है, इसीलिए विश्व हाइकू दिवस आज मनाया जाता है। और हमारे समूह का, लेख्य मंजूषा का भी स्थापना दिवस आज ही है। ये बहुत बड़ी एक बात है, ताकि आपको याद ना रखना पड़े। जिन लोगों को स्थापना दिवस याद है उनको ये भी याद रह जाएगा कि आज हाइकू दिवस होता है। जिनको विश्व हाइकू दिवस स्मरण है वो कह देंगे आज लेख्य मंजूषा का स्थापना दिवस भी है। अब आपके सामने मैं अपनी दूसरी आज की जो रचना है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। यह एक रचना नहीं है, ये एक समूह के अदना से सदस्य, साधारण सदस्य, सामान्य सदस्य के हृदय के उद्गार हैं। क्योंकि 5 वर्ष के कार्यकाल में मैं नहीं था। मैं दिसंबर 2018 में इस समूह से जुड़ा, और उसके पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूं ये मैं ही जानता हूं। लेख्य मंजूषा ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ दिया ना हो, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से लेख्य मंजूषा से पाया बहुत है। उसका कारण है कि राजस्थान के एक सरकारी महकमे में नौकरी करने वाला आदमी कभी नहीं जानता था कि वो, मैं सिर्फ फेसबुक पे और कभी व्हाट्सएप पे लिखता था। यद्यपि मैंने उसके पहले भी, सोशल मीडिया के पहले भी, मैंने अपने आप को अपनी डायरियों में मेरे को कथा लिखने का, कई चीज़ों का शौक था। परंतु लेख्य मंजूषा ने मुझे मंच दिया, मुझे वह अवसर दिए जो मुझे कभी नहीं मिला करते थे। और सबसे बढ़ के
मेरी रचनाओं को मूर्धन्य निर्णायकों को भेजा गया, जहां उन रचनाओं की प्रशंसा हुई, बुराई हुई, निंदा हुई, फाड़ के फेंका गया, पुरस्कृत किया गया। 10 में से 1 नंबर मिला और 100 में से 73 भी मिला। तो मैं इसीलिए इसका, क्योंकि यदि मैं किसी को ट्यूशन पे रखता, मैं ट्यूशन पे किसी के यहाँ जाता, तो शायद ही कोई ऐसा होता साहित्यकार जो मुझे सारी विधाएं एक साथ बता देता। लेकिन यहां पर बिना पैसे खर्च किए, बिना ट्यूशन पे रखे, निर्णायक आपकी रचनाओं को पढ़ते हैं और उन पर अपने विचार रखते हैं, उन पर अंक देते हैं, अपना मूल्यवान समय। और बड़े बड़े लोग, डॉक्टर बलराम अग्रवाल जैसे लोग, योगराज प्रभाकर जैसे लोग, सिद्धेश्वर जी हमारे सामने मौजूद है, बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, अपने जो निर्णायक उनकी क्षमता है उसमें से, और अपना समय निकाल के हमें हमारी रचनाओं को चेक करते हैं, जैसे अध्यापक चेक करते हैं वैसे। इस चीज का ऋण इस जीवन में मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं आज हूं, आज कल हूं नहीं हूं, कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैंने अभी तक यहां से प्राप्त किया लेख्य मंजूषा से, वो कभी मैं भूलूंगा नहीं। तो ये जो मैंने आपके सामने, अब जो मैं आपके सामने एक अपना छोटा सा उद्बोधन दे रहा हूं, लेख्य मंजूषा समूह और मैं, 3 वर्षों का सफर, क्या खोया क्या पाया। 3 वर्षों में क्या खोया क्या पाया, आपके सामने ये मेरे हृदय के उद्गार हैं, इसमें लेखन नहीं है कहीं भी। प्राकथन, 21 दिसंबर 2018, वह एक सर्द दिन था। जोधपुर से उदयपुर का सफर लगभग 3 घंटे का होता है। रास्ते भर सोचता रहा कि विभा रानी श्रीवास्तव से मिलना कैसा लगेगा, क्या होगा, और न जाने क्या क्या। पत्नी और पुत्र साथ थे। उनको रास्ते में बताया कि साहित्य जगत की एक बड़ी हस्ती के दर्शन होंगे। यह भी बताया कि हाइकू हलचल तथा वर्ण पिरामिड समूहों के माध्यम से विभा जी से मेरी पहचान कैसे हुई। विभा दीदी अपने पति के साथ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की गोष्ठी में सम्मिलित होने उदयपुर आ रही थी। उनके रिसोर्ट के पास ही एक छोटे से होटल में मैंने कमरा बुक करवा लिया था। देर शाम को हम लोग उनके रिसोर्ट पहुंचे। विभा दीदी से यह मेरी प्रथम भेंट थी, 21 दिसंबर 2018। उनका व्यक्तित्व मुझे बहुत ही सौम्य किंतु प्रभावशाली लगा। मेरी पत्नी को वे प्रथम भेंट में ही भा गई थी। विभा दी अपने साथ साहित्य स्पंदन का अक्टूबर दिसंबर अंक लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने मेरी गजल को स्थान दिया था। तब मैं सदस्य नहीं था, लेकिन विभा दीदी को मेरी कोई फेसबुक पे गजल अच्छी लगी थी, उन्होंने उसको छाप दिया था स्पंदन में, मुझे नहीं मालूम था। तब प्रथम बार उन्होंने मुझे लेख्य मंजूषा समूह की जानकारी दी। बहुत ही मधुर मुलाकात के बाद हम लोग लौट आए। दिनांक 23 दिसंबर 2018 को विभा दीदी ने मुझे औपचारिक रूप से विधिवत लेख्य मंजूषा समूह का सदस्य बना लिया। तब मैं नहीं जानता था कि यह घटना मेरे जीवन को बदल देने वाली घटना साबित होगी। दूसरा मेरा इसका जो चैप्टर है, जो इसका अनुच्छेद है, वो है समूह से जुड़ाव। विश्वास कीजिए, मैं प्रारंभ में बहुत घबराया हुआ था। समूह के सदस्यों से परिचय होने लगा। अधिकांश सदस्य ऐसे मिले जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी अथवा जो अनेक मंचों से जुड़े हुए थे। मुझे प्रारंभ में बहुत घबराहट हुई, क्योंकि साहित्य में गहन अभिरुचि के बावजूद भी उपलब्धियों के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे शुरुआत में यह भय बना रहता कि कहीं ज्ञानियों के जत्थे में मैं बॉर्डम न सिद्ध हो जाऊं और मेरे कारण विभा दीदी की खिल्ली न उड़ जाए। यह भय और बढ़ गया जब शुरुआत में ही जनवरी 2019 में गजल प्रतियोगिता में मैं बुरी तरह असफल गया। एक बार तो समूह छोड़कर भागने का मानस बना लिया। 10 में से 1 या 1.5 अंक मिला था। फिर विभा दीदी ने समझाया कि यह साहित्यिक समूह है, यह फेसबुक नहीं है जहां हर प्रस्तुति को लाइक्स मिल जाते हैं। यहां तो हर रचना को उस विषय के निष्णात साहित्यकारों द्वारा जांचा जाता है। उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन भी किया और मैं पुनः जुट गया समूह में कुछ कर दिखाने के लिए। मुझे स्मरण है कि मेरी कविता आत्मबोध पहली रचना थी जो पत्रिका के लिए चयनित हुई थी। इसी प्रकार गणतंत्र दिवस पर मेरी प्रथम पद्य रचना तुमने हमको न्याय दिया क्या चयनित हुई थी। 2019 में मार्च में दिल्ली में वर्ण पिरामिड के कार्यक्रम में मुझे संगीता गोविल जी मिली थी, जो दूसरी सदस्य थी जिनसे मैं व्यक्तिशः सशरीर मिल पाया था। अब सृजन तथा सदस्यों से बातचीत का सिलसिला चल निकला। लगभग सभी सदस्यों से परिचय होने में मुझे लगभग 1 वर्ष लग गया। अब मेरा भय कुछ कम होने लगा था। समूह के सदस्य बहुत सहजता और प्रेम से पेश आते हैं। अब 3 वर्षों के बाद इनमें से अनेक सदस्य मेरे घर के सदस्य जैसे हो चुके हैं।
सभी सदस्यों के नाम लिखने संभव नहीं है, परंतु यह कहते समय मैं छद्म विनम्रता नहीं बरत रहा हूं कि लगभग सभी सदस्यों से मुझे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है और यह सीखने का क्रम आज भी बदस्तूर जारी है। सितंबर 2021 में पटना में 3 दिवस में सपत्नीक प्रवास ने मुझे प्रेम और स्नेह के अनूठे बंधन में बांध लिया है। अब यह समूह मेरा घर है और सदैव रहेगा। तीसरा अनुच्छेद मेरा साहित्यिक गतिविधियां। समूह में आने से पूर्व मैं कहानी, कविता, हाइकू, वर्ण पिरामिड और गजल आदि लिख लेता था, परंतु मेरा लेखन बहुत ही अनगढ़ और चलताऊ किस्म का हुआ करता था। पीतल के बर्तन पर इतनी कालिक जमी थी कि बिना मंजाई वह किसी काम का नहीं था। लेख्य मंजूषा समूह ने मुझे साहित्य की विभिन्न विधाओं, उनके नियम तथा विशेषताओं के बारे में जानने का अद्भुत अवसर दिया। मांझने के लिए एक बहुत कठोर उपकरण की आवश्यकता होती है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि मेरे लिए यह उपकरण विभा रानी श्रीवास्तव सिद्ध हुई। तेज कठोर उपकरण से मांझते ना तभी तो बर्तन चमक के आता है। वो कठोर उपकरण मेरे लिए विभा रानी श्रीवास्तव थी। मेरी मूल विधाओं को निखारने तथा अनेक नवीन विधाएं सीखने का जो सिलसिला चल निकला वो अब तक जारी है। वस्तुतः मुक्तक, आलेख, संस्मरण, दोहा, लघु कथा तथा चंपू जैसी विधाओं से मेरा प्रथम परिचय लेख्य मंजूषा में ही हुआ। स्वयं लिखने से अधिक आनंद मुझे अन्य सदस्यों की रचनाओं को पढ़ने तथा सुनने में प्राप्त होता है। ये आपके सामने मैंने अपने हृदय का एक राज बताया है। मुझे ज़्यादा मजा आता है आप लोगों की रचनाओं पढ़ने में और उनको पढ़ने में अधिक मजा आता है। सदस्यों के अतिरिक्त हमें समय समय पर साहित्यिक जगत की मूर्धन्य हस्तियों को अतिथि अथवा निर्णायक की भूमिका में देखने का मौका मिलता है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कहाँ योगराज प्रभाकर को सशरीर देख पाता, मैं कहाँ बलराम जी को देख पाता, मैं कहाँ बड़े बड़े लोगों को देख पाता। अनीता राकेश जी आ जाती है, डॉक्टर ध्रुव आ जाते हैं, सिद्धेश्वर आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन मैं कब जानता था। मैं सोजत में रहा हुआ हूँ और रशीद गौरी मुझे मिलते हैं, वो कहते सिद्धेश्वर जी आपके उसमें है। मैंने कहा जी हाँ, मैं सिद्धेश्वर जी को मैं जानता हूँ, मैंने उनको देखा है, अभी गया पटना तो वो थे। वो बड़े अरे यार ये तो वो तो बहुत बड़े साहित्यकार है। मैंने कहा है ना। तो ऐसी इन लोगों से मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। साहित्यिक गतिविधियों का जिक्र हो तो यह उल्लेखित करना आवश्यक होगा कि समूह में पुरोधा साहित्यकारों की रचनाओं के पाठ तथा समीक्षा के कार्यक्रम भी होते हैं। मुझे समूह ने मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से मैंने मुंशी प्रेमचंद, दुष्यंत कुमार, रामधारी सिंह दिनकर, मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम, फणीश्वरनाथ रेणु, बाबा नागार्जुन तथा राजस्थान के साहित्यकार विजयदान देथा जैसी हस्तियों पर लाइव कार्यक्रम किए। वर्चुअल के माध्यम से बाण भट्ट की आत्मकथा की सभी सदस्यों द्वारा सामूहिक प्रस्तुति मुझे अब भी रोमांचित कर जाती है। ये एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम था। हम सब मिलकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना बाण भट्ट की आत्मकथा का पाठ किया करते थे लाइव आकर के वर्चुअल के माध्यम से। बहुत बहुत रोमांचित करती है मुझे बात ये। विभा रानी श्रीवास्तव की लघु कथा पर एक लघु फिल्म भी सदस्यों ने बनाई, जिसमें रवि भूषण, अमृता, एकता, सुनील जी, शाइस्ता जी, रब्बान जी आदि ने बेहतरीन अभिनय किया। उनकी लघु कथा थी विभा रानी की, उस पर उन्होंने एक फिल्म बना दी। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साहित्यिक गतिविधियों में सिर्फ लिखना नहीं है, उनका मंचन, उनकी फिल्म बनाना भी हमारे यहाँ पर होता है। नसीम अख्तर बहुत फिल्मों में जुड़े हुए भी हैं, फिल्मों के बारे में वे जानते हैं, और उन लोगों का जब संग मिलता है तो ऐसी चीजें हुआ करती हैं समूह में। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद की लघु कथा बाबा जी का भोग की नाट्य प्रस्तुति वर्चुअल के माध्यम से की गई, जो मेरे लिए संस्था की सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक है। आप सोच सकते हैं कि एक लघु कथा का मंचन हो रहा है वर्चुअल के माध्यम से, यानी उसके कलाकार अलग अलग शहरों में बैठे हैं और वो वर्चुअल के माध्यम से उस लघु कथा का मंचन कर रहे हैं। यह मेरे हिसाब से बहुत अच्छी उपलब्धियों में से एक है। इस प्रस्तुति के लिए चंद्रबिंद सिंह ने तेज बुखार के बावजूद भी पूरी वेशभूषा तथा मेकअप में अभिनय किया, जिसे देखकर विभा दीदी को कहना पड़ा कि जी लगाना और बात होती है, ये तो जान लगाने वाली बात है। बुखार में थे चंद्रबिंद, लेकिन उनका आप देखिए, उन्होंने पूरा गेटअप बाबा जी वाला किया और वो प्रस्तुति उन्होंने दी। विभा दीदी ने बोला कि इसे जान लगाना कहते हैं। उपन्यास का जिक्र किया जाए तो अभिलाष दत्त के भविष्यत का संदर्भ आएगा ही। विज्ञान फंतासी पर लिखा गया अभिलाष दत्त का उपन्यास हमें H.G. वेल्स तथा जयंत नार्लिकर जैसे लेखकों की याद दिलाता है। साहित्यिक गतिविधियों का संपूर्ण विवरण इस छोटी सी प्रस्तुति में संभव नहीं है। जितने सदस्य हैं सभी का अगर जिक्र किया जाए, सभी की साहित्यिक गतिविधियां और उपलब्धियां यहां पर संदर्भ करने योग्य है, मैं कर नहीं पा रहा हूं। परंतु इंटरनेट तथा वेब सीरीज के दौर में
साहित्य का यह दीपक अपनी लौ को कायम रखे हुए हैं। युवा सदस्यों को इससे जुड़े देखता हूं तो हृदय को संतोष मिलता है कि साहित्य का भविष्य अभी भी उज्जवल है। अगला अनुच्छेद, साहित्य से इतर गतिविधियां। वो तो साहित्यिक गतिविधियां थी, साहित्य के अलावा कोई भी संस्था अथवा समूह अपने चारों ओर के सामाजिक परिवेश से अछूता नहीं रह सकता। लेख्य मंजूषा भी साहित्य के साथ साथ अनेक सामाजिक गतिविधियों से जुड़ता है। वर्ष 2019 में पटना में आई बाढ़ हो अथवा कोरोना संकट, समूह के सदस्य तन मन धन से जुट जाते हैं। बाढ़ के समय नसीम अख्तर का मोहल्लों की जानकारी देना तथा सदस्यों का जल प्लावन में उतरकर जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाना कभी नहीं भुलाया जा सकता। ब्लीचिंग पाउडर के पैकेटों की व्यवस्था भी की गई, क्योंकि मैं राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में हूं, तो मुझे भी विभा दीदी ने बोला क्या भाव मिलता है, कैसे मिल सकता है, सप्लायर के नाम बताओ ब्लीचिंग पाउडर के, ताकि उनको शुद्ध पानी वो लोग पी सकें जो बाढ़ग्रस्त हैं। लेख्य मंजूषा ही काम कर रही थी। कोरोना काल में समूह काल के हाथों बुरी तरह झकझोरा गया। वो जो समय था बहुत मुश्किल समय था हम लोग के लिए। कोरोना काल में समूह काल के हाथों बुरी तरह झकझोरा गया। ऐसा शायद ही कोई सदस्य होगा जिसके घर में बीमारी अथवा मृत्यु ने दस्तक न दी हो। रो रो कर हमारे आंसू सूख गए, परंतु क्रूर कोविड का हृदय कभी नहीं पसीजा। मैं क्षमा चाहता हूं कि आप सभी के जो व्यक्तिगत हानि हुई थी, क्षति हुई थी, उसका मैं यहां पर जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि माहौल बहुत भारी हो जाएगा। मैं जानता हूं सदस्यों ने पति को, पिता को, माता को, सास को, बहुत नजदीक लोगों को खोया है। मैं क्षमा कीजिएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा जिक्र यहां पर, आगे भी पढ़ा नहीं जाएगा मुझसे। परंतु वह साहित्यकार ही क्या जो संकट में समाज को संबल न दे सके। क्षमाएं खत्म हुई तो सदस्यों ने स्वयं को ही जलाकर रोशनी करने की ठान ली। जिन अनुभवों ने हमें लगभग तोड़ ही दिया था, उनको साहित्यिक शक्ल देकर रचनाओं में परिवर्तित कर दिया गया। पुस्तक चीख से चिंतन कोरोना विभीषिका का अनूठा दस्तावेज है। जो सदस्यगण मुझे भोले बच्चों से मासूम लगते थे, उनकी परिपक्वता देखकर मैं चकित हो गया। कोरोना काल में चीख से चिंतन पुस्तक निकली गई थी, जिसमें कोरोना के अनुभवों को साहित्यिक शक्ल देकर उसकी पुस्तक निकाल दी गई थी। साहित्यकार का कर्तव्य है कि जब जग ये विचार आपको दे दे कि हम सब मरने वाले हैं, उसके बाद भी सृजन जारी रहता है। साहित्यकार अपना कलम नीचे नहीं रखता। वो साहित्यकार खुद ही नहीं रहेगा तो कलम नहीं रहेगा, दुनिया जानती है। लेकिन जब तक वो है तब तक तो चीख से चिंतन होगा। चीख चिंतन पे भारी नहीं हो पाई। लेख्य मंजूषा ने फिर भी चिंतन किया। इसी प्रकार विद्यालयों में आने वाली पीढ़ियों के लिए लघु कथा, हाइकू आदि की कक्षाएं लेना तथा उनकी परीक्षाएं लेकर उत्साहवर्धन करना भी संस्था के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यह अभी भी हो रहा है। पंचवर्षीय योजना में विद्यालयों में जाकर के लघु कथाओं के बारे में ज्ञान दिया गया, फिर उनको हमारे यहाँ बुला करके उनकी परीक्षा ली गई, उनको अंक दिए गए और उनको उत्साहित किया गया, हतोत्साहित नहीं किया गया। जिसने अच्छा लिखा, खराब लिखा, कोई कैसा भी लिखा, उनको उत्साहित किया गया है बच्चों को। तो ये आने वाली पौध को तैयार करने वाली बात है। वैसे पटना इस मामले में बहुत अग्रणी है। किलकारी जैसे वहाँ पर विद्यालय चलते हैं जो साहित्य के लिए ही समर्पित हैं। बहुत बड़ी बात है। लेख्य मंजूषा उससे जुड़ा हुआ है लंबे समय से। मेरे अगले अनुच्छेद का शीर्षक है डॉक्टर सतीश राज पुष्करना। लेख्य मंजूषा का जिक्र हो, पंचवर्षीय समारोह हो और हम बाबा को याद न करें, ये तो हो ही नहीं सकता था। मैं इस वक्त, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि बाबा बैठे हैं, उद्बोधन सुन रहे हैं और हंस रहे हैं कि राजेंद्र ठीक है, किए जाओ किए जाओ। क्योंकि समूह ने कभी ये नहीं माना कि बाबा दुनिया में नहीं है। डॉक्टर सतीश राज पुष्करना मेरा अगला अनुच्छेद। बाबा के जिक्र के बिना ये उद्बोधन कैसे पूर्ण हो सकता था। बाबा हमारी संस्था के गुरु अभिभावक, समझिए जैसे एक वटवृक्ष है जिसकी शीतल छाया में संस्था पनप रही है। गत 3 वर्षों में मुझे उनके सानिध्य के स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुए, भले ही वर्चुअल के माध्यम से। बाबा इस समूह के मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड सब कुछ हैं। मेरा दुर्भाग्य कि मेरे इस जुड़ाव काल में अधिकांश समय वे बीमारी से जूझते रहे तथा 28 जून 2021 को वे महाप्रयाण कर गए। परंतु लेख्य मंजूषा समूह में अभी भी उनकी उपस्थिति आशीर्वाद तथा उनकी असीमित रचनाओं के माध्यम से विद्यमान है और सदैव रहेगी।
2020 में उनके जन्म दिवस पर उन्हें उन्हीं की लघु कथाओं के पाठ द्वारा सम्मानित किया गया था। हमने सबने किया था लाइव वर्चुअल के माध्यम से। गिरते स्वास्थ्य के उपरांत भी बाबा स्वयं समूह में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए थे। वे क्षण स्मरण आते हैं तो जी न जाने कैसा कैसा हो जाता है। बाबा खुद आए थे, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, फिर भी वर्चुअल में आए, उन्होंने हमें हमारा उत्साहवर्धन किया, उन्होंने सुना। विभा दीदी कहती है वो अंतिम समय बीमारी से जूझ रहे तब भी उन्होंने, विभा दीदी जाती तो उस नाम ले लेके पूछते कि अच्छा संजय के क्या हाल है, अच्छा रवि क्या कर रहा है, राजेंद्र क्या कर रहा है, सब पूछते वो। फिर वह दिन भी स्मरण आता है जब बाबा ने भारी मन से पटना छोड़ा था। सदस्यों के आंसू रुके नहीं, बाबा स्वयं भी द्रवित हो गए। कैलिफोर्निया से भी आंसू छलके जो बाबा का दामन भिगो गए। विभा रानी श्रीवास्तव उस वक्त कैलिफोर्निया में थी। जोधपुर बैठे इस पूरे दृश्य से मैं बहुत बुरी तरह विचलित हुआ था, क्योंकि बाबा का पहले विदाई समारोह, फिर बाबा को एकता स्टेशन पे छोड़ने गई थी। वो पूरा दृश्य अगर आप देखें तो अपने आंसू रोकना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। बाबा ने लघु कथा संरचना में मेरी बहुत सहायता की। उन्होंने मेरे प्रश्नों को उत्तर दिए व मेरे साधारण प्रयासों की प्रशंसा कर मेरा उत्साहवर्धन किया। आज 5वीं वर्षगांठ पर लेख्य मंजूषा उन्हें बहुत आदर व सम्मान से प्रणाम करती है। मैं आता हूं अब अपने मूल अनुच्छेद पर, जो लगभग अंत है। क्या खोया क्या पाया। यदि मैं कहूं कि लेख्य मंजूषा का सदस्य बनकर मैंने खोया अधिक और पाया कम, तो आप लोग आश्चर्य करेंगे, पर सत्य तो यही है। मैंने खोया ज्यादा, पाया बहुत कम है। लेखक राजेंद्र पुरोहित ने लेख्य मंजूषा समूह से जुड़ने के पश्चात अपना अनगढ़पन खो दिया, अपने चमकदार साहित्य पर चढ़े अज्ञान व मूढ़ता के मैल को खो दिया। मैंने, और अभी प्रयास जारी हैं, अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को अपने साहित्य से जोड़ देने की बुरी आदत को मैंने खो दिया। आवश्यक कार्यक्रमों में विलंब से पहुंचने के अपने बरसों पुराने रोग को अब मैं धीरे धीरे खोने लगा हूं। विभा दीदी की डांट बड़ी पड़ती है इसमें। समूह के किसी साथी की बात का बुरा लगे तो उससे स्थायी तौर पर शत्रुता पाल लेने की अपनी प्रवृत्ति को अब मैंने खो दिया है। क्रोध को मैंने खो दिया है। पत्नी व घर की महिला सदस्यों की सलाह को फालतू समझने की अपनी मूर्खता को अब मैं खोने लगा हूं। साहित्यिक रचना में जो अनकहा है उस पर ध्यान न देने की अपनी वृत्ति को अब मैं खो रहा हूं। ये सब बातें मैंने खो दी हैं और खोया जा रहा है। और पाया भी बहुत कुछ। हाइकू व लघु कथा का वास्तविक ज्ञान पाया। मुक्तक व चंपू लेखन सीखा पहली बार। राहुल शिवाय ने मुक्तक सिखाए थे आकर के, बड़ा उनको बहुत अच्छा ज्ञान है। वो प्रकाशन में भी बहुत सहायता करते हैं, उनका जिक्र होना चाहिए। बहुत बड़े मजेदार और बड़े प्यारे सदस्य हैं। और हमारी जो व्यावसायिक जो स्थिति है लेख्य मंजूषा की, वो किसी से छुपी नहीं है। उसके उपरांत वो हमारी स्पंदन वगैरह प्रकाशित करते रहते हैं, उसमें बहुत सहायता करते हैं। बड़ी कम दर में करते हैं। वो बताते किसी और को मत कहना, बताने वाली बात नहीं, बेचारे बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, पर बड़े प्यारे सदस्य हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मुक्तक सिखाए थे। संस्था के सभी सक्रिय सदस्यों में से कोई ना कोई बात जरूर सीखी और अब भी सीखता हूं। विभा दीदी जैसी बहन को पाया। सदस्यों के रूप में बहन, भाई, पुत्र, पुत्रियां, भांजे और भांजियां मिली। क्योंकि विभा दीदी को बहन कह दिया तो उनको जो माता कहते हैं, विभा माँ कहते हैं, उनका मैं घर बैठे मामा हो गया। डॉक्टर पुष्करणा जैसे कर्म योगी का सानिध्य पाया। साहित्य जगत की अनेक मूर्धन्य हस्तियों से परिचय भी लेख्य मंजूषा के माध्यम से ही हुआ। खोने पाने का सिलसिला अभी जारी है। साहित्य रस की हाला से तो बच्चन भी नहीं अघाए, तो मुझ नाचीज की क्या बिसात। अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। लेकिन हां, एक बात के जिक्र बिना यह आलेख पूरा नहीं होगा। जी हां, वह है हम लेख्य मंजूषा के सदस्यों का ट्रेडमार्क, यानी हड़बड़ी। लेख्य मंजूषा का सदस्य है तो हड़बड़ी करेगा ही करेगा। यह महान आदत हम सभी सदस्यों के चरित्र का हिस्सा है। विभा दीदी से दूर करने का असफल प्रयास इतने वर्षों से करती आ रही है, परंतु हम सदस्यों ने तो मानो हड़बड़ी और गड़बड़ी की जन्म घूंटी पीकर ही हम लोग बड़े हुए हैं। अवसर कोई भी हो, सदस्य कोई भी हो, आयु वर्ग कोई भी हो, हम सभी हड़बड़ी करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो। इसे मैंने भी सिर्फ पाया ही है और निकट भविष्य में इसे खोने का कोई आसार नजर नहीं आता। हड़बड़ी तो हमारा ट्रेडमार्क है लेख्य मंजूषा का। और अब मैं इस उद्बोधन का अंत करूंगा उपसंहार से। उपसंहार में कहने के लिए विशेष कुछ नहीं है। इस संस्था की धुरी
विभा रानी श्रीवास्तव हैं। वो गीत है ना, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। बस यही कहानी है लेख्य मंजूषा की। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं, अपने गिरते स्वास्थ्य और अपनी तमाम विवशताओं को मुस्कुराहट की आड़ में छुपाती विभा दीदी, कैलिफोर्निया में बैठकर पटना के कार्यक्रम में हमसे पहले वर्चुअल उपस्थिति देती विभा दीदी, सदस्यों की त्रुटियों को क्षमा कर आगे बढ़ती विभा दीदी, हम सभी से अधिक श्रम करती तथा हमसे उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण न होते देख भी सतत साहित्य तपस्या में लीन विभा दीदी। भगवान मालिक से प्रार्थना कि वे सदैव जीती रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही हमारा नेतृत्व मार्गदर्शन करती रहें। रही बात धृष्टताओं की, तो वो तो इस अनुज से इतनी हुई है और मैंने इतनी की है कि कोई गिनती ही नहीं है। क्षमा मांगना संस्था में निषेध है, अतः बस इतना ही कहूंगा कि सृजन की इस राह पर जितना चल सकूं उतना मेरा ही भला होगा। समय परिवर्तनशील है, जो कल थे वो आज नहीं है। इस देह का भी कोई भरोसा नहीं। 60 56 57 साल का हो गया हूं, इस देह का कोई भरोसा नहीं। आज हम लोग 5वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं, कल वह दिन भी आएगा जब यह लेख्य मंजूषा अपनी रजत जयंती मनाएगी। 5 वर्ष मनाए हैं हम, 25वीं वर्षगांठ की भी हम जरूर मनाएंगे। लेख्य मंजूषा अपनी रजत जयंती मनाएगी, तब मैं नहीं होऊंगा। इसको हम अच्छी तरह जानते हैं, बात को समझते हैं, काल को। तब मैं नहीं होऊंगा, परंतु फेसबुक पृष्ठ अथवा व्हाट्सएप समूह में किसी आर्काइव वीडियो अथवा विंटेज वीडियो में मैं इसी तरह बोलता तथा मुस्कुराता अवश्य नजर आना चाहूंगा। लेख्य मंजूषा की युवा ब्रिगेड, इसलिए संस्था को सदैव जीवित और सक्रिय रखिएगा। लेख्य मंजूषा की युवा ब्रिगेड, मैं आज आपसे अपना अमरत्व मांगता हूं। नमस्कार, धन्यवाद और सभी को पुनः बधाई 5 वर्ष पूर्ण करने की।